हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावलॉक का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पावलॉक का पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम आईपी इवान पेट्रोविच पावलोव था। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जब जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें ज़्यादातर नतीजे सामने नहीं आए, लेकिन पावलॉक ने कई बार जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन इस बार उन्होंने एक कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया कि हम इसके शारीरिक और इसके व्यवहारों के बारे में आगे जान सके। तो इसीलिए उन्होंने कुत्ते पर एक भोजन के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करना चाहा। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी हम कभी मेले में जाते हैं या फिर इस टाइम तो मेले का सीजन स्टार्ट हो गया, तो फिर बाज़ारों में या फिर मेलों में आप जाते हैं तो ठेलों पर लगे किसी भी आइटम को देखकर हमारे मुँह में पानी आ जाता है। और ये स्वाभाविक क्रिया है, ऐसा हर किसी के साथ ही होता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो। क्योंकि हमें जब भूख लगी होती है तो हमें कोई भी चीज़ जो सामने रखी होती है उसे देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है कि काश हम इसे खा पाए। तो सेम ऐसा ही हुआ है एक कुत्ते के साथ। जब उन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे पहले कुत्ते के सामने खाना लाना प्रारंभ किया, उसके बाद कुत्ते के सामने खाना और घंटी दोनों लाना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे यूँ चलता गया। फिर उसके बाद वैज्ञानिक को समझ में आया कि इसके सामने खाना लाए और घंटी बजाए तो ये समझ जा रहा है कि इसके सामने खाना आ चुका है, लेकिन एक घंटी की ध्वनि पर ज़्यादा ही ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन कुछ समय बाद वो सिर्फ घंटी ही बजाने लगे, लेकिन फिर भी कुत्ते को समझ में नहीं आया, क्योंकि जब भी घंटी बजता तब उसे लगता है कि उसके साथ खाना ही आया है। लेकिन इस बार वैज्ञानिक ने ऐसा नहीं किया, उसके सामने सिर्फ घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं लाया। फिर भी उसे उतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद उससे समझ में आ गया कि जैसे ही घंटी बजेगी उसके साथ उसको खाना भी मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर है। तो सबसे पहले ऊ का मतलब समझ जाते उद्दीपन और अ का मतलब है अनुक्रिया से है। तो पहली दशा में ये हुआ कि जब भूखा कुत्ता के सामने भोजन लाया गया तो उसके मुंह में लार बनना प्रारंभ हो गया, जो एक स्वाभाविक क्रिया है। फिर उसके बाद घंटी जब बजाई गई और वो जब घंटी की आवाज़ सुना तो उसके बाद उसके मन में कुछ भी उतना हलचल नहीं हुई, क्योंकि उसको तो ध्यान खाना पे ही था। फिर कुछ समय बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जब घंटी की आवाज़ तो होती है, फिर उसके बाद तुरंत ही उसकी पहली अनुक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि लार बनना, क्योंकि घंटी की आवाज़ के माध्यम से समझ गया होता है कि जब भी घंटी बजेगी उससे खाना मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद ये अनुबंधन क्रिया के द्वारा उसके में अनुक्रिया यहाँ पर पहला आ जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि भोजन को देखकर कुत्ते के अंदर एक अनुबंधन की क्रिया सामने आ जाती है। तो इस प्रयोग के संबंध में तीन बातें मुख्य रूप से सामने आई। तो सबसे पहले हुआ कि भोजन देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना, ये एक प्रत्यक्ष क्रिया हो गई। और दूसरा हुआ कि जब घंटी और भोजन को साथ साथ लाया गया तो उसके सामने कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसका खाने पे ध्यान ज़्यादा ही था। फिर तीसरी क्रिया में हुआ कि घंटी की आवाज़ जब कुछ समय बाद उसे सुनाई दिया तो उसे लगा कि अब तो भोजन मिलेगा, इसलिए उसके मुँह में लार बनना पहली वाली क्रिया प्रारंभ हो गई। आइए जानते हैं हम इसके प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले है अनुक्रिया में वृद्धि, यानी कि इसके अनुक्रिया में वृद्धि होना पॉसिबल है और ये यूएस और सीएस के साथ मिलकर ही संभव होता है। और दूसरा है पुनर्बलन, यानी कि पुनर्बलन का मतलब है कि जब भी कोई किसी चीज़ को पता होता है तो हम उसमें एक पुनर्बलन मतलब रिइंफोर्समेंट डालते हैं, ताकि उससे ज़्यादा ही कुछ चीज़ें पता हो। और तीसरा है क्रियाओं को सीखना। इस क्रिया के द्वारा कुछ ही कंडीशनल चीज़ों को सीखा जा सकता है, हर एक चीज़ को नहीं सीखा जा सकता। चौथा है पशुओं का सीखना। इस क्रिया में तो आप देखे होंगे कि कुत्ते ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, लेकिन इसका समझ सीधे मानव से भी नहीं जोड़ा जा सकता। पांचवा है यांत्रिक क्रिया। ये यांत्रिक क्रिया द्वारा ही निर्मित की गई है, इसमें मानव का कहीं भी रोल नहीं प्ले होता। ये मानव पे भी जरूरी नहीं कि लागू हो ही सके। छठवां है तर्कपूर्ण व चिंतापूर्ण। जरूरी नहीं कि जिस प्रकार से मानव हर चीज़ को सीखता है, उसे समझता है, उस तरह से जानवर भी रिएक्ट करे। सातवां है स्थायी नहीं। ये क्रिया जरूरी नहीं कि पूरी समय के लिए ही स्थायी हो। कभी कभी क्या होता है कि जानवर इसे भूल भी सकते हैं, फिर उसे दोबारा ही याद दिलाया जा सकता है। आठवां है विशेष परिस्थितियों में होना। जरूरी नहीं कि ये हर टाइम ही अवेलेबल हो, एक कभी कभी किसी विशेष परिस्थितियों में होता है, जैसे इस टाइम कुत्ते को देखकर लार टपकना या फिर उसको सामने खाना रखना। चलिए जानते हैं शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले कंडीशन जरूरी, यानी कि जब भी किसी बच्चे को हम कोई पाठ याद करने के लिए देते हैं तो उसमें एक कंडीशन भी रखना जरूरी है, क्योंकि बिना शर्त के कोई भी बच्चा कुछ भी याद करने को जल्दी रेडी नहीं होगा। और दूसरा है टीचिंग का प्रयोग। बच्चे को सिखाते सिखाते आप टीचिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे भी कोई भी राइटिंग स्किल लिखवा सकते हैं, ताकि बच्चे में वो चीज़ बाहर निकल कर आए।
तीसरा है पुरस्कार व दंड पर जोर देना, यानी कि जब भी क्लास में कोई टेस्ट होता है या फिर एग्जाम होता है तो सबसे पहले जो बच्चे ज़्यादा नंबर पाते हैं उसको पुरस्कार देना जरूरी होता है। ऐसे क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक अलग सा उत्साह जागृत होता है और जिसका नंबर कम होता है या फिर जो कंपटीशन के पीछे आता है उसे थोड़े से दंड का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो भी अच्छा लाने का प्रयास कर सके। चौथा है बुद्धि व चिंतन व तर्क का उपयोग। बुद्धि तर्क के द्वारा आप नई नई चीजों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को भी आप आसानी से सीख सकते हैं। पांचवा है बुरी आदत। इसके द्वारा बुरी आदतों को स्टूडेंट छोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि टेस्ट के द्वारा जब उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा तो उनके अंदर जब उत्साह आएगा तो उनके अंदर जो बाकी बुरी आदतें हैं हो सकता है कि वे उसे छोड़ दें। छठवां है भय को दूर करने में, यानी कि बच्चे के अंदर बहुत सारे भय ऐसे भी होते हैं कि वे बहुत सारी चीजें करने से डरते हैं। इनफैक्ट जो चीज उन्हें आता है उसको भी वो पूरी तरह से करने में डरते हैं, लेकिन इसके द्वारा आप बच्चों के सामाजिकरण को भी समझ सकते हैं और उसके अंदर से डर को भी बाहर निकाला जा सकता है। इसके लिए बस इतना ही। तब तक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।